नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम पीसीएस में। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, कुछ कारण थे, लेकिन अब से पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम से और हर अच्छे टॉपिक पे आपको एक बेहतर समझ के साथ वीडियो रोज़ाना मिलती रहे, ताकि जो आपकी मेंस की तैयारी है वो बाधित ना हो। और दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सवाल भारत ईरान संबंध। ठीक है, तो कल इसमें जनसत्ता में का एक आर्टिकल आया था, भारत ईरान संबंधों का भविष्य। उसमें राइटर ने बताया कि क्यों जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझौता पूर्ण हो गया है अब। ठीक है, तो इसके क्या कारण हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, और भारत और ईरान संबंधों की बात करी गई है, लेकिन हमने अपने इस डिस्कशन में इस टॉपिक को केवल जो राइटर के पॉइंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन ना करते हुए, जो इसके जो पुराने भी पॉइंट्स हैं या करंट के पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते हुए इस टॉपिक को समग्र तौर पे तैयार किया है। अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं और इस जो भी ये वीडियो है इसमें से पॉइंट्स निकाल कर अपने नोट्स बना लेते हैं, तो भारत और ईरान संबंधों के विषय में आपको कहीं से भी कुछ मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपको स्वयं आभास हो जाएगा इस वीडियो को पूरा होने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक के माध्यम से ज़रूर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हमारे चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। चलिए, तो दोस्तों पहले अगर हम भारत ईरान संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो भारत ईरान क्या है कि ईरान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति है। भाई, ईरान जो है उसके माध्यम से भारत रूस और यूरोप तक पहुंच सकता है बहुत आसानी से, बहुत छोटे रास्ते से। तो इससे क्या है, परिवहन की लागत कम हो जाएगी, है ना। तो भारत अपना जो भी निर्यात है उसे रूस और यूरोप के बाज़ारों तक आसानी से पहुंचा सकता है। इससे उसकी लागत कम होगी, इससे उसके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी निर्यात के सामान हैं, वो उन बाज़ारों में सस्ते दामों पे बिकेंगे। वहाँ भारत के जितने भी उत्पाद हैं उनकी जो कीमत है वो कम रहने से वहाँ उसकी मांग बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं निर्यात में भारत को इससे बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला है। तो पहली बात, तो अगर हम भारत की बात करें ईरान के साथ संबंधों की, तो इसकी जो स्थिति है, ईरान की जो भू राजनीतिक स्थिति है, ये अपने आप से इम्पोर्टेंट है, आर्थिक महत्व के लिए भी और देखिए सामरिक महत्व के लिए भी। उसको हम आगे आने वाले पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ईरान को है ना, ईरान को यूरेशिया और हिंद महासागर के बीच में प्राकृतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब अगर हिंद महासागर और यूरेशिया के बीच में ये प्राकृतिक प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से अगर भारत किसी तरह से अपने निर्यात को यूरोप और रूस में पहुंचाएगा तो भारत का जो के उत्पाद हैं उनकी कीमत कम होगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो वहाँ से भारत के निर्यात में इजाफा होने की उम्मीद है। तो ये तो रही भू राजनीतिक स्थिति। अब देखिए, भारत और ईरान के मध्य ना सहयोग के बहुत सारे बिंदु हैं। एक एक करके हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो आपको समग्रता से समझ में आ जाएगा कि सहयोग कहाँ कहाँ पे है और चुनौतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहले सहयोग की बात करते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं राजनीतिक सहयोग। भारत और ईरान के मध्य 2003 में नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो जभी से भारत और ईरान के मध्य राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर संबंधों का एक चलन देखा जा रहा है। दूसरी बात करें, दूसरी बात राजनीतिक कारणों की बात अगर हम कर रहे हैं, रणनीतिक कारणों की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो ईरान है ना, जैसे कि अब हमने ऊपर डिस्कस किया, इसकी भू स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक कारणों से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारण हमने भी बताया कि वहाँ जो यूरोप और रूस का बाजार है वहाँ भारतीय उत्पाद कम कीमत पर पहुँचेंगे, उससे उनकी मांग बढ़ेगी तो भारत के निर्यात बढ़ेगा, उससे भारत आर्थिक तौर पे मजबूत होगा। अगर हम
बात करें राजनीतिक कारणों की, तो राजनीतिक या रणनीतिक कारणों की बात करें तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों के गठजोड़ को भारत के विरुद्ध देखा जाता है। और चीन ने भारत के विरुद्ध ग्वादर पोर्ट, जैसे ग्वादर पोर्ट है ना, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, उसकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत को घेरने की, है ना। जो अगर आपने इस थ्योरी को पढ़ा हो, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, जिसके माध्यम से क्या है कि वो बांग्लादेश में, मालदीव में, पाकिस्तान में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसी रणनीति के माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को एक तरह से सामरिक तौर पर तैयार किया था। लेकिन भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह पर समझौता करके, है ना कहीं चीन की उस मंशा पे पानी फेर दिया, चीन को पूरी तरह से पश्चिम में प्रतिसंतुलित कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज आर्थिक कारण भी है भाई। यहीं से जितने भी भारतीय उत्पाद हैं, हमने जैसे अभी डिस्कस किया, तो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से वो यूरोप और रूस के बाजारों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही मध्य एशिया का वो क्षेत्र जो पूरी तरह से स्थल आवृद्ध है, मध्य एशिया आप जानते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। तो ये सारे जो पांचों देश हैं मध्य एशिया के जो स्थल आवृद्ध हैं, वहां तक भी क्या होगा, भारत को पहुंचने में मदद मिलेगी, वहां के बाजारों तक पहुंचने में भारत को मदद मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक सहयोग की। देखिए, आर्थिक सहयोग अगर हम बात करें तो भारत क्या है कि चीन को से कुछ सामान आयात करता है, कुछ निर्यात करता है। ईरान के पास बहुत बड़े तेल भंडार हैं, है ना, और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत की इतनी बड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो उसके लिए भारत को ईरान के साथ एक बहुत अच्छे संबंध यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं ईरान के माध्यम से पूरी होती हैं, वहीं ईरान क्या है, भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। और अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी ईरान को खाद्यान्न जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, है ना, और ये उपकरण हैं, इंजीनियरिंग उपकरण हैं, इनका क्या है, इनका निर्यात करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत जो ईरान है वो क्या आयात करता है भारत से, खाद्यान्न आयात करता है, फार्मास्यूटिकल्स करता है, और भारत को निर्यात क्या करता है, पेट्रोलियम, उर्वरक और उत्पाद और उर्वरक वगैरह। कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, भारत, ईरान, रूस समेत 13 देश ऐसे हैं जिनके बीच में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये एक उत्तर दक्षिण, है ना, को परिवहन संबंधी अच्छी तरह से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो संपर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा ईरान के साथ संबंध। अभी तक हमने देखा भाई रणनीतिक या राजनीतिक सहयोग कहाँ कहाँ है, आर्थिक सहयोग कहाँ है, कनेक्टिविटी के माध्यम से नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो था ही, और अब जो चाबहार बंदरगाह बना है उससे भी इस क्षेत्र में इनके बीच संबंधों को बल मिलेगा। अगर हम सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो देखिए, हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि वही फारस से व्यापार होता था, और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल से, है ना, क्योंकि लोथल में क्या है, फारस की मोहरें मिली हैं। तो फारस क्या है, फारस का कौन सा क्षेत्र है, वर्तमान का जो ईरान है वही फारस का क्षेत्र था। ठीक है, तो यानी संबंध बहुत पुरातन है, सांस्कृतिक है, प्राचीन है। उसके अलावा हम बात करें 2018 में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जो है ईरान में की गई थी। वहाँ एक सांस्कृतिक केंद्र पहले से ही था भारत और ईरान के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन 2008-18 में उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। 2018 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष था, उस समय वहाँ 2 विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो ये हमारे ईरान के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का द्योतक है ना। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय समुदाय की, तो देखिए, विश्व का कोई भी देश हो, ऐसा शायद ही होगा कि वहाँ भारतीय डायस्पोरा नहीं देखा जा रहा। वहाँ भारतीय डायस्पोरा देखा ही जाता है। तो ये लगभग 2 साल पुराना डेटा है कि उस समय भारत में लगभग 5,000 नागरिक जो है अच्छे पदों पर कार्यरत थे। ठीक है, और एक भारतीय स्कूल
भारतीयों की संख्या को देखते हुए वहाँ केंद्रीय विद्यालय, भारत का जो केंद्रीय विद्यालय है उसके द्वारा एक भारतीय स्कूल भी संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये हर पॉइंट पे अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हम अपने बात करें निबंध के पेपर की, तो वहाँ भी जब इंटरनेशनल सहयोग से रिलेटेड या कोई भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है, तो यहाँ से हम चीन को कैसे संतुलित कर रहे हैं, यूरोप के साथ और रूस के साथ कैसे संबंधों का विस्तार करने पे बल दे रहे हैं, वहाँ से ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने यूज़ कर सकते हो। बाकी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सहयोग के क्षेत्र कहाँ कहाँ देखे, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग देखे, ठीक है, आर्थिक सहयोग देखे, संपर्क के लिए देखा कितने अच्छे सहयोग हैं, सांस्कृतिक तौर पे संबंध है, और ईरान में जो भारतीय समुदाय है वो भी भारत और ईरान के संबंधों में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। अब देखिए लेकिन वर्तमान में क्या है कि भारत और ईरान संबंधों में कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये संबंध परवान नहीं चढ़ पा रहे हैं या पूरा हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ संबंधों में चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां उनको भी हम देखेंगे। तो ये टॉपिक हमने करंट से भी अलग से पॉइंट्स निकाल के, करंट से भी और जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उससे भी यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, जो राइटर के जो आर्टिकल है उसके इतर, ठीक है, ताकि ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे तैयार हो। तो देखिए जो चुनौतियाँ उसमें सबसे पहले देखते हैं ईरान अमेरिका विवाद। देखिए ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, ठीक है। 2015 में ईरान और P5 मतलब परमानेंट 5 जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, P5 देश वो प्लस जर्मनी, ठीक है। तो 2015 में ईरान और P5 देश प्लस जर्मनी के साथ 2013 में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसे ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है। वैसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उसे बोलते हैं, लेकिन ईरान परमाणु समझौता के नाम से ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो इसमें क्या है कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम से संबंधित गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उस 2013 में ये संधि शुरू की गई थी। लेकिन 2015 में क्या है, अमेरिका इससे अलग हो गया और उसने ईरान पे ये आरोप लगाया कि भाई जो भी संधि के बिंदु थे उनका जो है पालन नहीं कर रहा है ईरान, उनका उल्लंघन कर रहा है। तो अमेरिका उस संधि से अलग हो गया और संधि से अलग होने के बाद उसने ईरान पे तरह तरह के प्रतिबंध थोप दिए। तो वहाँ से ईरान और अमेरिका संबंधों में खटास और ज़्यादा बढ़ गई। 2020 में ईरान के जो सैन्य कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी मृत्यु हो गई अमेरिकी ड्रोन हमले में। तो अमेरिका और ईरान के जो संबंध थे उनमें और ज़्यादा तल्खी देखी गई, ठीक है। ईरान और अमेरिका के संबंध हमेशा से ही खराब रहे हैं, लेकिन ये जो हमने पॉइंट देखे इनकी वजह से वो संबंध और ज़्यादा बिगड़ते गए। तो एक विवाद है, क्या, ईरान और अमेरिका का तो विवाद है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से भारत को चुनौती है। क्यों? क्योंकि जहां ईरान और अमेरिका का विवाद है वहीं दूसरी तरफ क्या है कि भारत और अमेरिका का सहयोग लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जो दो देश हैं जो आपस में कट्टर विरोधी हैं, कट्टर शत्रु हैं, हमारा दोनों के साथ अच्छा संबंध है। तो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम दोनों से सामंजस्य बैठाते हुए कैसे अपने संबंधों को नए आयाम दें, ठीक है। अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका भारत का रणनीतिक भागीदार है। आज की डेट में जैसा कि आप देख रहे हो चीन की जो बढ़ती साम्राज्यवादी नीतियां, तो हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीन को प्रति संतुलित करने के लिए हमें अमेरिका जैसी महाशक्ति के सहयोग की आवश्यकता है ना। तो अब आर्थिक तौर पे भी भारत का सहयोग बढ़ रहा है, रणनीतिक तौर पर पे भी भारत का अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका और चीन का विवाद है, तो भारत, चीन और अमेरिका इन तीनों की जो जटिल स्थिति है उसकी वजह से भारत और ईरान संबंधों में चुनौतियां देखी जा रही हैं। अगली बात करते हैं, अगला क्या है, देखिए जैसे भारत का विवाद, जैसे ईरान का विवाद है अमेरिका के साथ और भारत के संबंध अच्छे हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, उसी तरह से समस्या क्या है कि ईरान के संबंध चीन के साथ भी बहुत अच्छे हैं और भारत के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और जबकि भारत और चीन का क्या है, एक विरोध है, आपस में विरोध देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे के मित्र देश नहीं कहे जा सकते। तो ईरान और चीन की बढ़ती
आजकल बहुत तेजी से साझेदारी बढ़ रही है और इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, जब चीन और ईरान के मध्य रणनीतिक संबंधों पर मोहर लगी थी 2021 में। तब से इन संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, ईरान BRI यानी जो चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ईरान उसका भी सदस्य है और चीन ईरान में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है। भाई उद्योग बंदरगाह जो भी है ना, वहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, इत्यादि क्षेत्रों में चीन ईरान में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है। तो चीन और ईरान के मध्य संबंधों में मधुरता आ रही है, जबकि भारत और चीन का इस समय प्रतिद्वंद चल रहा है। तो ईरान के साथ भी हमें संबंधों को कैसे, चीन के साथ की पृष्ठभूमि को देखते हुए कैसे हम ईरान के साथ संबंधों को बहाल रखते हैं, या कैसे ईरान हमारे साथ संबंधों को बहाल रख पाएगा, ये भी एक बढ़ती चुनौती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये इस जो साझेदारी है ईरान और चीन की, इन्होंने उसको एक नया आयाम दिया है। ईरान, रूस और चीन ने मिलके ओमान की खाड़ी में अभी हाल ही में, है ना, जो आप फरवरी या मार्च मंथ का या अप्रैल मंथ का करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान ने मिलकर सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम से सैन्य अभ्यास किया है। तो ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा बेल्ट 2024 कहाँ किया गया, ओमान की खाड़ी में, और किस किस के बीच में हुआ, ईरान, रूस और चीन के बीच में। ठीक है, इसी तरह से जो ईरान परमाणु समझौता है वो किस किस के बीच में था, तो वो भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ईरान और 5 देश जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं प्लस जर्मनी, इनके साथ वो समझौता था। ठीक है, तो यहाँ से ईरान और चीन की बढ़ती साझेदारी, नए नए आयाम उन्हें उसमें जो देखे जा रहे हैं। तो यहाँ से एक चुनौती भारत के सामने पेश होती है, भारत ईरान संबंधों को और ज़्यादा नए आयाम देने में। अगले पॉइंट देखते हैं, इजराइल और ईरान का जो संघर्ष है। आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले ईरान के एक ड्रोन हमले में, है ना, इजराइल के एक ड्रोन हमले में क्या हुआ था कि जो सैन्य कमांडर थे ईरान के, वो मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने क्या किया कि इजराइल पे मिसाइल से अटैक किया था, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो ईरान और इजराइल को क्या एक दूसरे का कट्टर शत्रु समझा जाता है, और भारत का क्या है, ईरान के साथ भी अच्छा संबंध है और इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध है। तो यहाँ फिर से क्या, ये एक चुनौती के रूप में ये एक बिंदु हमारे साथ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में देखिए गहरे संबंध है, और वो संबंध आर्थिक तौर पर भी हैं, सैन्य तौर पर भी हैं और रणनीतिक तौर पर भी हैं। और रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है ना। तो भारत और इजराइल के संबंध क्या है, बहुत प्रगाढ़ है। लेकिन ईरान क्या है, इजराइल का कट्टर शत्रु है। तो इस वजह से भी क्या है कि भारत और ईरान के मध्य जो इजराइल है ये भी संबंधों में एक चुनौती पेश करता है। तो ये हमने चुनौती के पॉइंट देखे। अब भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए कि भाई भारत जो है एक वैकल्पिक मुद्रा का जो आदान प्रदान है उसको प्रारंभ करे, है ना, ताकि जो अमेरिकी जो प्रतिबंध है उनका भारत और ईरान के संबंधों में कोई फर्क ना पड़े, उससे कोई इफेक्ट ना हो जो हमारी आर्थिक साझेदारी है ईरान के साथ, है ना। और चीन को प्रति संतुलित करने के लिए ईरान में लगातार निवेश करता रहे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाता रहे, और साथ ही अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों को केंद्र में रखकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है भारत के लिए। ठीक है, ताकि भारत जो अभी बंदरगाह, ये चाबार बंदरगाह परियोजना पूर्ण हुई थी, उसको क्या करे, उसको बहुत अच्छे तरह से टैकल कर सके, है ना, उसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सके। तो राइटर ने भी देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, राइटर ने भी ये हाईलाइट किया है अपना पॉइंट को। यहाँ पे आप देखेंगे कि चाबार बंदरगाह वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने में भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है, हमने डिस्कस किया ही है। मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से हमने देखा। जो पॉइंट्स थे अलग से वो भी हमने देख लिए। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। अगर वो व्यापक लाभ ईरान को नहीं मिलेगा तो भारत को ही कैसे मिलेगा, है ना। तो जाहिर है चाबहार बंदरगाह व्यापक फायदे के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता होगी,
पुतिन के पतन की आवश्यकता होगी और जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी, जिसकी उम्मीद फिलहाल कहीं नहीं दिखाई दे रही है ना। तो वो कहीं ऐसी उम्मीद नहीं है। तो भारत को क्या जरूरत है कि भारत सभी के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण से अपने संबंधों को का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें फीडबैक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को हमेशा प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नए टॉपिक पे कोई अच्छा डिस्कशन है वो मिलता रहे। तो दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।